तो चलो भाई, अब आवाज़ पे लगाम दें आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कल हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से डिस्कशन किया था और कुछ पॉइंट उसमें रह गए थे, तो हमने वो पीडीएफ नोट्स ग्रुप में भिजवाया था। आया कि नहीं? आया होगा। और एक उसमें हमने एसटी आयोग भी भिजवा दिया था, तो उसमें सब कुछ वही है जो हमने एससी आयोग में पढ़ाया था। हाँ, तो उसको पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। एक बचा ओबीसी आयोग, वो आज हम भिजवा देंगे, आज सेंड कर देंगे, चला जाएगा आप तक। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपके पूरे हो जाएंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की तुलना किसके संविधान से? ब्रिटिश संविधान से। देखो, ब्रिटेन में और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी कुछ सिमिलरिटीज़ ज़्यादा हैं। इसका रीज़न ये है कि हम लोग ब्रिटिश एम्पायर के ज़्यादातर क्या थे? गुलाम थे। और भारत का जो संवैधानिक विकास होता है, स्टार्टिंग होती है, वह रेगुलेटिंग एक्ट से ही स्टार्ट हो जाती है। तो उनके द्वारा जो समय समय पे चार्टर एक्ट या जो अधिनियम पास किए गए, वहीं से धीरे धीरे भारत का संवैधानिक विकास क्या होता है? प्रारंभ होता है। आने की बहुत सारी चीज़ें इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, बहुत सारी चीज़ें ब्रिटिश लीगेसी है, यानी कि हमने बहुत सारी चीज़ों को कहाँ से लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से भारत में लिया है। क्योंकि हम लोग 200 से 250 वर्षों तक ब्रिटिश के कॉलोनीज के रूप में या उनके स्लेव के रूप में या गुलाम के रूप में इंडिया के अंतर्गत उनका प्रशासन था। और चूंकि ये प्रशासन पहले से चलता चला आ रहा था और इंसान इससे परिचित था, तो इसलिए हम लोगों ने भारत में, जैसे ब्रिटेन में क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, तो हमारे यहाँ भी क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। यानी कि संविधान सभा में दोनों ही सरकारों पर डिस्कशन हुआ था कि हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाना चाहिए या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाना चाहिए। तो इसको लेकर के काफ़ी डिबेट हुआ। फाइनली हम लोगों ने या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ये डिसाइड किया कि हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना चाहिए। अब ये हुआ कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंपेयर टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से मतलब स्टेबिलिटी कम होती है। क्या होती है? संसदीय शासन प्रणाली में या संसदीय शासन में प्रेसिडेंशियल शासन से जो स्टेबिलिटी गवर्नमेंट की होती है वो कम होती है, मतलब सरकारें जल्दी जल्दी बदलती हैं। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये बहुत कम चांस होते हैं कि कार्यकाल के पहले सरकार जाए, जैसे अमेरिका में है। अगर प्रेसिडेंट मर जाए या कोई बात हो जाए तो बात अलग है। नॉर्मली एक बार जब प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है तो अमूमन वो 4 साल तक पूरा काम करता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अगर सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं है तो सरकार के जाने की पॉसिबिलिटीज पूरी रहती है। अगर हमारे यहाँ कोलिजन गवर्नमेंट है, संयुक्त सरकार है, उसके गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है। हालांकि फाइनली हमारे देश की भौगोलिक स्थितियाँ और हमारे देश की जो डाइवर्सिटीज़ है, जो हमारे देश में विविधताएं हैं, यानी जो समाज हमारा जात और धर्म के आधार पर बटा हुआ है, इसके सुटेबल सबसे सुटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था भारत के लिए, वो था संसदीय शासन प्रणाली। तो इसलिए हम लोगों ने क्या अपनाया? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन प्रणाली। और संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, इसका डिस्कशन हम लोगों ने कल किया था। व्हाट इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? संसदीय शासन व्यवस्था क्या होती है? जिसमें कार्यपालिका अपने कार्य और नीतियों के लिए विधायिका के प्रति क्या होती है? जिम्मेदार होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। इसे हम क्या कहते हैं? संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सरकार से सवाल जवाब किया जाएगा, यानी कि सरकार के हर एक एक्शन का, उनके हर एक पॉलिसीज का संसद के अंदर उनसे सवाल जवाब किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कल दिया था, जब हमारी सेना के सामने या हमारी सीमा के अंदर चीनी टैंक घुस आए, तो राहुल गांधी ने एक क्वेश्चन पार्लियामेंट में रेस किया था कि जब हमारे सेना प्रमुख ने क्या किया था?
सेना प्रमुख ने वहाँ से पूछा कि हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम टॉप लेवल से बात करके बता रहे हैं। टॉप लेवल विदेश चला गया और कहा कि इनको अपने हालात पर जो आपको अच्छा लगे वो करो। तो राहुल गांधी ने क्वेश्चन उठाया कि जब सरकार की जब जिम्मेदारी थी एक्शन लेने की, तो सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन क्यों नहीं किया? भाई सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग बॉडी क्या है? आपकी कैबिनेट, आपका पीएम, हेड ऑफ पीएम के अध्यक्षता में आपकी मंत्रिपरिषद है। तो मंत्रिपरिषद को डिसीजन लेकर के वहां कम्युनिकेट करना चाहिए, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए किसके ऊपर ठेल दिया? सेना के ऊपर। ये किसका क्वेश्चन था? अपोजिशन का, सरकार से क्वेश्चन था कि आपने अपना एक्शन क्यों नहीं लिया। यानी कि सरकार के हर एक एक्शन और उसके हर एक नीति की, जैसे आजकल विदेश नीति की बात हो रही है कि फॉरेन पॉलिसी में जो हम ट्रेड कर रहे हैं वो अमेरिका के इशारे पे कर रहे हैं। अगर अमेरिका कहेगा कि हमको तेल वेनेजुएला से लेना है या अमेरिका से लेना है तो हम तेल खरीदेंगे। यानी कि हमारे फॉरेन पॉलिसी को, आ जाओ भाई, हमारे फॉरेन पॉलिसी को डिस्टर्ब करने वाला अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं? भाई अगर हम युद्ध विराम की घोषणा करेंगे पाकिस्तान से तो उसकी घोषणा अमेरिका से नहीं होना चाहिए, इंडिया से होना चाहिए। यानी कि हमारी संप्रभुता पर कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप की जो एक्शन है या नीति है उससे हमारे देश की पॉलिसीज क्या हो रही है? प्रभावित हो रही है। यानी कि इसके लिए भी सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो ये सब चीज़ें हैं कोरिलेट करने का इसको। तो अब एक एक करके हम लोग भारतीय संविधान का और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, इस पर हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो देखो ऐसा करते हैं कि डिस्कस सारे पॉइंट्स हम कर देते हैं और पीडीएफ जो है वो हम ग्रुप में शेयर कर देते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, पीडीएफ ना रहे। हाँ अभी लिखवा देंगे। कहने का मतलब ये है कि पीडीएफ नहीं रहना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि वो मोबाइल में ही रह जाए और कॉपी तक पहुँचे ही ना। इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। क्योंकि मेरा इतने साल का अनुभव है जो पढ़ाने का, उससे हमने यही देखा है कि अगर हम पीडीएफ भेजते हैं तो मुश्किल से 10% बच्चे उसका नोट्स बनाते हैं, 90% कहते हैं अरे पढ़ लेंगे मोबाइल में तो है। ये चीज़ें होती हैं, इसलिए लिखाने में ज़्यादा बिलीव करना चाहिए, क्योंकि बच्चे लिखते नहीं हैं। ये समस्या है। आई बात समझ में? और ये हकीकत भी। अभी देखो अभी तक कितना टाइम हो गया? 9:40 हो गया। अभी भी धीमे धीमे लोग आ रहे हैं। और चूँकि मैंने कल रिक्वेस्ट किया था, परसों भी कहा था आते रहेंगे, हमने कहा था कि आप लोग प्लीज़ टाइम से आ जाइएगा, बट उसका कोई असर नहीं है। नहीं, आप लोग तो आ गए हो, बाकी रेस्ट ऑफ स्टूडेंट जो नहीं आए हैं हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। हम तो टाइम से, आज हम थोड़ा लेट हो गए। लेट क्या हो गया मतलब 9:30 के पहले ही आ गए। हम तो 9 ही बजे आ जाते थे। आज तो कि गांव से आना था तो हम भी आराम से आए हैं। हमने कहा आराम से चलते हैं। हम जानते थे आएंगे, है नहीं 9:30 के पहले, 10 मिनट पहले पहुंचे। चलो भाई शुरू करें। हाँ सर। लाइट चली गई भैया, आपके हैं? कोई नहीं है, चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल चार्ज है। वो तो मैंने थोड़ी देर के लिए ऐसे लगा दिया था कि जो थोड़ी बहुत कम है पूरी हो जाए। पहले साइलेंट कर दें तो लिखिए, भारतीय संविधान की तुलना किससे? ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय संविधान की तुलना किसके संविधान से? इंडिया वर्सेस ब्रिटेन लिख लीजिए, इंडिया वर्सेस ब्रिटेन। और पहला हेडिंग डाल लीजिए समानताएं। भारतीय संविधान और ब्रिटिश संविधान में समानताएं। भारतीय और ब्रिटिश संविधान में समानता है।
मैच नहीं हो रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान की तुलना हम लोग ब्रिटिश के संविधान से कर रहे हैं। आप लोग इसको मैच ना समझ जाइएगा। तो पहली चीज है समानताएं क्या है, सिमिलरिटी, समानताएं या सिमिलरिटीज इसमें भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय और ब्रिटिश संविधान में क्या समानताएं हैं, इस चीज हम लोग देख रहे हैं। चलिए पहली समानता बताइए भाई, व्हाट इज द सिमिलरिटीज बिटवीन। चलो भाई, पहली तो संसदीय शासन प्रणाली, पहला विशेषता दोनों का समानताएं क्या है, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता। चलो पहले इसको देख लें। इसका डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं कि भारत में भी क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है, यानी कि भारत और ब्रिटेन दोनों ही देशों में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। यहाँ तक कि हमने अपना जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया है वो कहाँ से इंस्पायर है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। या जब आपको सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया गया होगा उसमें ये चीज़ बताई गई होगी कि हमने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया है वो कहाँ से किया है, ब्रिटेन से किया है। यानी कि दोनों ही देश में संसदीय शासन प्रणाली है। ये हो गई इसकी पहली विशेषता। अच्छा, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद क्या होता है, लोकसभा के प्रति वहाँ उनके हाँ उत्तरदायी होता है। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि जो कोई भी काम करेगा उसका उनको जवाब देना पड़ेगा, अगर एलाइज होता है तो। आर्टिकल संसदीय शासन प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता है आर्टिकल 35 के क्लास 2 में सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसका मतलब बताइए, अगर पक्ष हो या विपक्ष, विपक्ष तो नहीं, विपक्ष अगर क्वेश्चन करता है तो उनका दायित्व तो बनता है पीएम साहब का कि उसका वो जवाब दें, सफाई दें। और बताए भाई कोई क्या प्रपोज कर रहे हैं, बिल। हाँ तो जितने लोग उसके रिलेटेड मंत्री हैं उनका उत्तरदायी, अगर जैसे पास हुआ तो सरकार पूरी सरकार चली जाएगी। अगर बजट पास नहीं हो किया जा रहा है तो जो भी लोग उसमें शामिल है तो सारे लोग सामूहिक उत्तरदायित्व में रहेंगे, सामूहिक उत्तरदायित्व पूरा लोग उसमें रहेगा। अगर कुछ गलत हो रहा है या कुछ सही हो रहा है तो एक समूह में हो रहा है। सर मतलब सारे बिल के जो सूचित है उसमें सूची के अनुसार मतलब हर दायित्व की कार्रवाई की जा सकती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज की मीनिंग क्या होती है, सरकार जो भी एक्शन लेती है, जो भी काम करती है, ठीक है, हाँ जो भी काम करती है, जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो ये मेरा मंत्रिमंडल है, ठीक, मान लीजिए ये रेल मंत्री हैं, ये वित्त मंत्री हैं, ठीक है। अगर इनसे कुछ सवाल जवाब किया जाता है, ठीक है, मान लो नहीं दे पाते हैं, कुछ ऐसा होता है, या सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया या एक मंत्री के खिलाफ लाया गया, तो उसमें मंत्री एक नहीं जाएगा, पूरी मंत्रिमंडल चली जाएगी। यानी स्विम एंड स्विंग टुगेदर, एक साथ तैरेंगे और एक साथ डूबेंगे। इसीलिए कहते हैं सनम हम भी डूबे और आपको भी मिले। आई बात समझ में? इसका मतलब ये है कि सरकार के किसी भी निर्णय का, जैसे मान लीजिए आजकल यूसीसी जो कानून लेकर यूजीसी कानून लेके आ रहे थे, कानून खैर पहले से भी था, इसको लेके आ रहे थे। अगर सपोज करो ये मेरा मंत्रिमंडल है और इस कानून से ये सहमत नहीं है, मान लीजिए पर्सन नॉट सहमत नहीं है, एग्री नहीं है,
तो अगर ये इस कानून का विरोध करते हैं, सपोज दैट द पर्सन अगेंस्ट दैट रूल्स, तो अब इनको क्या करना पड़ेगा, ये सदन के बाहर और सदन के अंदर अगर ये सरकार में हैं, ये मंत्री हैं, तो विरोध नहीं कर सकते हैं। अगर ये विरोध करेंगे इनको क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। यानी कि सरकार का जो डिसीजन होता है वह सामूहिक डिसीजन होता है, वह किसी एक मंत्री का डिसीजन नहीं होता है। उसकी जिम्मेदारी पूरे मंत्री परिषद को लेना पड़ता है, चाहे आप उस डिसीजन से सहमत हो या ना हो सकता है इंडिविजुअली आप सहमत ना हो, लेकिन सदन के अंदर और सदन के बाहर उस निर्णय पर आप अपनी सरकार के खिलाफ टाका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। इसे कहते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। अगर कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा, एक मंत्री नहीं जाएगा, पूरी मंत्री परिषद ही चली जाएगी, यानी कि स्विम एंड स्विंग टुगेदर। है बात समझ में? चलिए अगला सिमिलरिटीज देखिए। दिस इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखिए, और संसद में सरकार तब तक रहती है जब तक उसे लोकसभा का बहुमत प्राप्त होता है। ये दो मीनिंग किसका होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व का। अगला है विधानमंडल। तो भाई हमारे यहाँ भी द्विसदनीय व्यवस्था है। सेकेंड पॉइंट क्या है, द्विसदनीय व्यवस्था। वहां पे क्या क्या चीज है भाई, हमारे यहाँ दो सदन है, एक को लोकसभा एक को राज्यसभा। वहां के सदन को क्या कहते हैं, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। अरे पगली पार्टी थोड़ी पूछ रहे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मतलब जो हमारी राज्यसभा है, और हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब जो हमारी लोकसभा है। यानी कि हमारी अगर राज्यसभा से तुलना करनी होगी हाउस ऑफ लॉर्ड से, और अगर हमें अपनी लोकसभा से करना होगा तो हाउस ऑफ कॉमन्स से। यानी कि हमारे यहाँ भी दो सदन हैं और उनके यहाँ भी क्या हैं, दो सदन हैं। यानी कि दोनों ही देश में क्या है, द्विसदनीय व्यवस्था है। ये सेकंड सिमिलरिटीज हो गया। अगला सिमिलरिटीज देखिए। नेक्स्ट, कार्यकारिणी कार्यपालिका, वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। तो हमारे यहाँ भी नाम मात्र का शासक होता है, जिसको हम लोग D0 कहते हैं, और एक होता है वास्तविक शासक, यानी कि रियल एग्जीक्यूटिव, या इसको डी फैक्टो कहते हैं। डी फैक्टो का मतलब वास्तविक शासक, D0 का मतलब नाम मात्र का शासक। तो हमारे यहाँ भी नाम मात्र का शासक है, उनके यहाँ भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो राष्ट्रपति है वह नाम मात्र का शासक है, उसके नाम पर जो शासन करता है वह हमारा प्रधानमंत्री और उसके नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल। क्योंकि आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, जिसके सलाह पर राष्ट्रपति क्या करेंगे, काम करेंगे। यानी कि राष्ट्रपति हमारे देश में नाम मात्र का शासक है, जबकि रियल जो शासक है वह प्रधानमंत्री और उसके नेतृत्व वाली क्या है, मंत्री परिषद। ऐसे ही सेम चीज ब्रिटेन में है, वहां पे राजा या रानी जिसे किंगशिप वहां पे है, जो राजतंत्र है वह एक क्या है, नाम मात्र का शासक है, जबकि वास्तविक शक्तियां वहां का प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद यूज करती है। लेकिन दोनों में असमानताएं भी हैं, यही इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जो हमारा नाम मात्र का शासक होगा यानी कि राष्ट्रपति, हमारा जो राष्ट्रपति होगा और उनका राजा या रानी होगा, किंग या क्वीन जो भी हो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, ये भी नाम मात्र के हैं, ये भी नाम मात्र के हैं, बट दोनों में डिफरेंस है।
क्या डिफरेंस है? वंशानुगत है या चुनी हुई? गुड, पहला डिफिनेट हो गया कि यह वंशानुगत है। कहाँ पे? ब्रिटेन में। राजा का बेटा राजा या रानी की बेटी रानी, जो भी है वंश के अनुसार चलता चला आ रहा है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? रिपब्लिक है। हम लोग क्या है? गणतंत्र हैं। यानी कि जो हमारा राष्ट्राध्यक्ष होगा वह जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या होगा? चुना जाएगा। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, हमारे यहाँ इनका कार्यकाल फिक्स है। कितने साल मैक्सिमम? अब वहां जब तक ऊपर वाले से बुलावा ना आ जाए, या जब तक राजा अपना पद छोड़ करके अपने बेटे या बेटी या रानी को उसको हैंड ओवर ना कर दे। ये डिफरेंस है दोनों में। ये तो कार्यपालिका यानी कि दोनों ही देशों में नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका है। ये सिमिलरिटीज हो गई। अगली सिमिलरिटी बताइए भाई। नेक्स्ट, हाँ, एकात्मक शासन प्रणाली। तो हमारे यहाँ तो नहीं अभी है। नहीं, हम लोग हाँ? न पूरी तरह से एकात्मक है न पूरी तरह से हम लोग तो कुछ भी नहीं, हम तो तो यहाँ तो बीच वाले हैं, क्वासी फेडरल है। लेकिन आपका जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन बिहेव लाइक फेडरल, संघीय व्यवस्था हमारे देश में है, क्योंकि ये कंडीशन एक एबनॉर्मल कंडीशन है। इमरजेंसी लगना एक विशेष परिस्थिति है। उस परिस्थिति में जो हमारा शासन होता है वो एकात्मक होता है। नो डाउट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो एकात्मक लक्षण को दर्शाते हैं, जैसे कॉमन इलेक्शन कमीशन बोथ फॉर सेंटर एंड स्टेट, कॉमन CAG फॉर बार सेंटर एंड स्टेट, कॉमन फाइनेंस कमीशन बोथ फॉर सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। ये सब क्या हमारे एकल सिंगल सिटीजनशिप है। ये सब किसके लक्षण है? एकात्मक शासन प्रणाली के। तो हमारे यहाँ एकात्मक भी है और संघात्मक भी है। ठीक है, फाइनली ऐसे नॉर्मल कंडीशन में हमारा संविधान संघीय व्यवस्था पे काम करता है। नो डाउट उसके साथ साथ भी कुछ ऐसे फीचर हैं जो एकात्मक हैं। इसीलिए AC वेयर ने क्या कहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक क्वासी फेडरल है और संघात्मक व्यवस्था है। अच्छा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो दोनों ही देश में न्यायपालिका की क्या है? स्वतंत्रता है। और जो भी हमारे संविधान में या रूल को इंटरप्रिटेट करने का अधिकार है किसके पास? न्यायपालिका के पास। इंटरप्रिटेशन समझते हैं? व्हाट इज द बताओ। इंटरप्रिटेशन क्या प्रियम्बल के हिसाब से वो उसका व्याख्या करना ये इस क्या कहना चाहते हैं, हमने इंटरप्रेट करना। नेचर क्या है हमारे संविधान का, उसे प्रेमल से पता चल जाएगा पढ़ने के बाद। बेसिक स्ट्रक्चर बनाए रखने का। देखो ऐसा है, इसमें प्रियम्बल इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है सिंपल भाषा में कि अगर कोई लॉ है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट है जहाँ पे कोई क्लियर चीज़ ना हो, क्लियरिटी ना हो, तो इसकी जस्टिफाई कौन करेगा? इस वर्ड की ये मीनिंग लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है सिंपल भाषा में, तो कौन बताएगा? दो कोर्ट हमारे यहाँ, हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट, बट सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट किसी भी विधि की या संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकारी है। आई बात समझ में? यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल और इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, ये आप जो कह रहे हो, जो आपका कहना है वो केशवानंद भारती अदर केसेस में कहा गया था कि जो आपका प्रियम्बल है या जो बेरूबारी केस में कहा गया था कि अगर संविधान का कोई पार्ट जहाँ पर कोई क्लियरिटी कम हो या जो चीज़ें क्लियर ना हो वहाँ प्रियम्बल की मदद ली जा सकती है। ये आपका कहना है। मतलब व्याख्या करने में अगर कहीं कोई कठिनाई आ रही है, उस चीज़ को
एक्सप्लेन करने के लिए हम किसकी मदद ले सकते हैं? प्रियम्बल की ले सकते हैं। ये बात गिवन जजमेंट गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, ये आप कहना चाह रहे थे। लेकिन मेरा इंटरप्रिटेशन का मतलब ये था कि किसी भी विधि या कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करना कि इसकी फाइनल मीनिंग क्या होगी बताएं। तो कौन बताएगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो दोनों ही देशों की न्यायपालिका को इंटरप्रिटेशन करने या जुडिशियल रिव्यू किसी कानून की समीक्षा करने का क्या है? अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट, चुनाव में समानताएं। हमारे देश में चुनाव कितने तरीके से होता है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। दो तरह जो चुनाव होता है, चुनाव में समानता या चुनाव इलेक्शन, चुनाव में समानता। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट का चुनाव होता है या जो आपके ये ग्राम पंचायत का चुनाव होता है या आपकी विधानसभा का चुनाव होता है, उसमें फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम क्या होता है? फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम। अगर अंग्रेजी में भी लिखेंगे तो यही लिखेंगे फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम। और दूसरी होती है एकल आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। यही तो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसमें ये पद्धति क्या होती है? ये पद्धति क्या होती है? एक मिनट डिस्कस करना फटाफट। ये दोनों पद्धतियां क्या होती हैं? बताती तो पता है। क्या होता है इसमें? क्या होता है इसमें? क्या होता है? सर इस उसी के कंडीशन से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, इसमें हर एक वोट का वैल्यू, जैसे हम वोट कर रहे हैं तो मेरी पहली प्रायोरिटी किसकी है, दूसरी किसकी है, तीसरी किसकी है, हर एक वोट का वैल्यू काउंट होगा। लेकिन उसमें 100 वोटर है, अगर 51 मिल गया विजेता वही है। मतलब क्लियर नहीं बता रहा हूँ मैं, सही है। लेकिन यहाँ वो सब काउंट होगा। हाँ, इस वाले सिस्टम में सही है कि जो सबसे ज़्यादा वोट गेन करेगा, जो सबसे ज़्यादा वोट गेन करेगा वो विजयी घोषित होगा। जैसे आपके यहाँ एमपी का चुनाव, एमएलए का चुनाव या आपके लोकल बॉडीज का चुनाव, यानी कि ग्राम पंचायतों नगर पालिकाओं का, अ कैंडिडेट हु सिक्योर द मिनिमम मैक्सिमम वोट ही या सी डिक्लेयर विनर ऑफ दैट इलेक्शन। ये आपके यहाँ सिंपल रूल है। अच्छा, इसमें कोई कट ऑफ नहीं है कि 50% पाना है, 25% पाना है, ये कोई कोटा सिस्टम फिक्स नहीं है। बट इन आनुपातिक प्रतिनिधित्व और सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम में ठीक है, हम मत को वरीयता क्रम में देते हैं, कोई डाउट नहीं, 1 2 3 प्रेफरेंस के ऑर्डर में देते हैं। और एक चीज इसमें और होती है, इसमें एक कोटे का न्यूनतम मत प्राप्त करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेसिडेंट का चुनाव है तो प्रेसिडेंट के चुनाव में एक ही पोस्ट है तो हाफ से ज़्यादा मोर देन 50% यानी प्रेसिडेंट का चुनाव जीतने के लिए आधे से एक ज़्यादा अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है भारत में तो किस सिस्टम से होता है? दैट सिस्टम। इसमें राष्ट्रपति को चुनाव जीतने के लिए जो कुल मत हैं, कुल मत का आधा से एक ज्यादा, सपोज करिए कि राष्ट्रपति को पूरा वोट अगर 1000 पड़ा
1000 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 यानी कि 508। इसे हम लोग कोटा का मत कहते हैं। इतना मत प्राप्त करना क्या होता है? अनिवार्य होता है। इससे अगर कम पाता है तो पहले फर्स्ट राउंड की काउंटिंग होगी, फिर सेकेंड राउंड की काउंटिंग होगी, फिर थर्ड, या जब तक कि अंतिम तक नहीं पहुंच जाएगा। यानी कि एक व्यक्ति जब तक आधे से ज्यादा एक वोट नहीं पड़ जाएगा तब तक मतों की काउंटिंग होती रहेगी। ठीक है, ये शायद बताया गया होगा, या जो पिछले साल स्टूडेंट्स रहे होंगे उनको हमने बहुत कायदे से बताया था। इस साल मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, कैसे काउंट की जाती है, आई डोंट नो। क्या आपको बताया गया क्या नहीं बताया गया? तो काउंट करने का 2 तरीका है। एक बॉल एक मशीन होता है। क्या चीज? वो मशीन से कैलकुलेट क्या बोलते हैं, वाटिंग मशीन। काउंट करने का तरीका मशीन से होता है कि बैलेट पेपर से? नहीं, इसमें वोटिंग मशीन काम नहीं करती है। इसमें तो बैलेट पेपर से होता है। हाँ, इसमें बैलेट पेपर से होता है, जो कि उसमें प्रीफरेंस दिया जाता है। और उसमें ईवीएम मशीन में खाली घंटा बजाया जाता है कि कहाँ आपका वोट डालना है। डालेंगे कहीं, लेकिन बाकी समझदार हैं आप लोग। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है। ठीक, तो इसमें ये सिस्टम है 2। तो हमारे अच्छा एक बात बताइए, क्वेश्चन यूपीएससी का है कि क्या कोई उम्मीदवार, सुनो भाई ध्यान से, एक उम्मीदवार या कोई उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खोने के बाद भी इलेक्शन जीत सकता है? तो सिक्योरिटी मनी, जो जमानत राशि जमा होता है, उसको खोने के बाद भी क्या चुनाव इलेक्शन जीत सकता है? नहीं। भारत में फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम के अंतर्गत क्या एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खोने के बाद भी चुनाव जीत सकता है कि नहीं? जैसे आपके यहाँ जमानत राशि कितनी होती है? 1/6 वैलिड वोट का। अगर 1/6 जितने भी वैध वोट हैं उससे 1/6 मत प्राप्त करते हैं, आपका क्या हो जाएगा? नहीं, आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। कम पाते हैं तो अगर 600 वोट पड़ा है तो जो जमानत राशि जो भी 20-25 हजार जमा किए हैं उसको पाने के लिए 100 वोट पाना जरूरी है। अगर 600 की वोटिंग होती है, भाई 600 का 1/6 कितना हुआ? 100 वोट। अगर कोई व्यक्ति 99 वोट पाएगा तो सिक्योरिटी मनी क्या होगी? चली जाएगी। तो क्या एक उम्मीदवार भारत में अपनी जमानत राशि खोने के बाद चुनाव जीत सकता है? जीतना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो सिस्टम है हम लोगों का वो जीत सकता है। जीतता ही है, जीतता ही है। हो सकता है भविष्य में एक व्यक्ति अपनी जमानत राशि खोने के बाद भी चुनाव जीत सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा थी। सिंपल सी बात है, जीत सकता है। सर उसको जांच भी तो हो जाता है। काहे की जांच हो जाएगी यार? इसमें कौन सी जांच होनी है? होता रहेगा। चलो होता रहे, लेकिन ये रूल नहीं होना चाहिए, उतना उचित नहीं लग रहा। अच्छा, अब देखिए अगला हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंसेस, अंतर क्या है। पहला नंबर, संविधान का निर्माण। तो हमारा संविधान कितने दिन में बना था? 11 माह 18 दिन। जबकि ब्रिटेन का संविधान हजारों वर्ष में डेवलप हुआ है, धीरे धीरे डेवलप हुआ है। नहीं है ही नहीं, वहाँ एक्ट है। इस तरह हमारे जैसा कोडिफिकेशन वहाँ नहीं है, भाग 1 में इतना, 2 में इतना, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ जब जरूरत पड़ी नियम पास कर दिया, जरूरत पड़ी हटा दिया। इसीलिए कहते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट इज ए मोस्ट पावरफुल पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड। यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट सिर्फ एक काम नहीं कर सकती है, औरत को आदमी और आदमी को औरत नहीं बना सकती, बाकी सब कुछ कर सकती है। आई बात समझ में? ब्रिटिश पार्लियामेंट सब कुछ कर सकती है, एक काम नहीं। वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट सुप्रीम, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। सर वो एक अच्छा लगा है क्योंकि वो विकसित राष्ट्र की भाषा है, वो अच्छा भी है सर। समय के अकॉर्डिंग जो जुडिशियल रिव्यू की पावर मिली है कोर्ट को, तो उसको भी नील कर सकती है क्या ये? बिल्कुल कर सकती,
भाई जब वहाँ सुप्रीम कोर्ट ही पार्लियामेंट ही सब कुछ है, उसने नियम बदल दिया, क्योंकि जनता चाहती है। बदल दे, कोई मतलब नहीं है, पार्लियामेंट ही सब कुछ है वहाँ, तो बस नाम के लिए नाम के लिए है, छोटे मोटे मामले में ठीक है, हाँ हाँ, नाम के लिए है, बाकी जनता वही सब कुछ चाहती है, नहीं। क्योंकि जनता वही चाहती है। बिल्कुल। ठीक है, इसीलिए अच्छा, ये दूसरा पॉइंट देखिए, आवाज नहीं भाई, चिंटू पिंटू कहाँ है आवाज कर रही हो, मामा के शादी में थोड़ी ना आई हो, हैं? तुम्हारा लहंगा कैसा है, तुम्हारा काट पहनी हो, आराम से बैठा करो यार, पढ़ा करो क्लास। कोई मशीन नहीं बना है चुप कराने इस डिपार्टमेंट नहीं ऐसा ना कहिए भाई, चौधरी भैया ना हमेशा गर्ल्स के अगेंस्ट नहीं ये बात गलत है। नहीं होगा सर, देखो सही कहा। आपको फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ाई गई होगी, उसमें कहा गया होगा कि महिलाओं के प्रति जितने भी उनके क्या कहते हैं ऐसी प्रथाओं का त्याग करेंगे जो उनके मान सम्मान, उनके रिस्पेक्ट में कमी करता हो। तो भी रिस्पेक्ट के समझ गए कि नहीं, आपको इनका सम्मान करना चाहिए, ना कि हर बात में टांग खींचना चाहिए, ये गलत बात है। आई एम नॉट एग्री विथ यू ऑन दैट पॉइंट ऑफ व्यू। हम हर एक इंसान को देखो ऐसा है कि हर एक इंसान की सेल्फ डिग्निटी होती है, तो सबको सम्मान मिलना चाहिए, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। कहने का मतलब ये है कि ठीक है, कुछ न कुछ चीज़ें सब में कमी होती है, क्या चाँद में दाग नहीं है, दाग तो चाँद में भी है। हर एक इंसान को कहने का मतलब यह है कि कोई भी सिस्टम, कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकार या कोई भी प्रणाली 100% प्योर नहीं है, तो हम इंसान को कैसे मान लें? सर रावण था लेकिन हम नहीं किया हम्म? रावण था हम नहीं किया। चौधरी जी बीएनएस 2003 के तहत ना आपको कानून कानूनी कार्रवाई नहीं चाहिए, हमारे अपने आप को संभालिए, अपनी भावनाओं को संभालिए। हम ऐसा क्या कह दिए सर, हम तो सच्चाई कहा। नहीं नहीं, हम लोग मजाक ही कर रहे हैं, डोंट माइंड, आप इसको सीरियसली मत लीजिए। नहीं सीरियसली कौन लेगा? हैं? क्या हो गया? चलिए पढ़िए, सब छोड़िए, ये बातें होती रहेंगी। अगला देखिए बेटा, संविधान की प्रकृति। तो भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अलिखित संविधान, क्या बोलते क्या है उसको अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा देखिए, नागरिकता की हम बात करें तो दोनों ही देशों में क्या है? नागरिकता, एकल नागरिकता है, लेकिन ब्रिटेन में 2 देश की नागरिकता भी एक साथ ले सकते हैं, वहाँ अलाउड है, और हमारे यहाँ अलाउड नहीं है। बोलो भाई। सर दूसरा पॉइंट उसका जो मतलब है तो थोड़ा रिपीट कर दीजिए। किसका? तो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हाँ हाँ, हमारा संविधान लिखित हाँ अभी आप नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन हमारा कंट्री एक बार रिपीट कर दीजिए, हो जाएगा। लिखित अलिखित लिख लो। लिखित भारतीय संविधान लिखित है, और अमेरिकन सॉरी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला देखना है ब्रिटेन। जैसे भारत में एक व्यक्ति एक साथ, अगर हम लोगों के यहाँ सिंगल सिटीजनशिप अलाउ है, अगर भारत का नागरिक किसी विदेशी देश की नागरिकता को क्या करता है? अडॉप्ट करता है, तो इंडियन जो उसकी सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। जबकि ब्रिटेन की संविधान या ब्रिटेन की सरकार या ब्रिटेन का सिस्टम एक साथ 2 देशों की नागरिकता अलाउ करता है, लेकिन हमारे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं। तो वो एग्जिस्ट कैसे करेगा सर? अब वो जाने, उनका काम है कैसे एग्जिस्ट करेंगे भाई। उनके यहाँ है कि 1 साल के साथ 2 देश की नागरिकता ले लीजिए, उनके यहाँ है, हमारे यहाँ नहीं है। अब हाँ नहीं रहेगा, हालांकि 2 जगह लें, यहाँ से ब्रिटेन से होकर कहीं और म्यूजिक ले, तो हम मेरे अधिकारों में कहीं कोई कमी नहीं।
कहाँ नहीं कमी होगी? भारत में, ब्रिटेन में। ब्रिटेन में नहीं होगी। ब्रिटेन के साथ क्या अधिकार है? ब्रिटेन का ड्यूअल सिटीजनशिप है या मल्टीपल? यही डुअल ही होगा, ड्यूअल मतलब कई हो जाएगा ना। एक से एक। हाँ, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। जैसे भारत में क्या है, तीसरा डिफरेंस क्या है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, तो हमारे यहाँ नो डाउट संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ बाउंडेशन भी है। केशवानंद भारती केस को याद करिए, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, ये तो बात कही थी, बट एक चीज और जोड़ दिया, बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत लक्षण या ढांचा को नहीं बदल सकती है। जबकि ब्रिटेन में वहां की संसद किसी कानून में क्या कर सकती है, पूरी तरह से संशोधन कर सकती है। इस तरह का बेसिक स्ट्रक्चर का वहां कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि अभी हमने क्या कहा, ब्रिटिश पार्लियामेंट इज ए सुप्रीम। हमारे यहाँ संविधान सुप्रीम है और उनके यहाँ क्या सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। तो वहां की संसद कर सकती है, लेकिन हमारे यहाँ बाउंडेशन है। नो डाउट पार्लियामेंट संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती है। ये चीज हमने शायद कल बताया भी था कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम समय समय पे बताएंगे। अभी आपके घबराने से नहीं। कोर्ट स्मार्ट है भाई। नहीं केरला केशवानंद भारती बना केरल राज्य। आने की संसद की संविधान संशोधन की शक्ति असीमित नहीं है, सीमित है। कहीं एक्ट के तहत या किसी आर्टिकल के तहत ये स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है कि संविधान ही सर्वोच्च है। जो चीज़ें वो डिफाइन कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, वो चीज़ें एग्जैक्ट नहीं लिखी गई। तो कहना क्या चाह रहे मैं हैं? ये चाहता हूँ कि कोर्ट जो बता रहा है कि मैं उसका स्ट्रक्चर बताऊँगा, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए, कानून किसी भी हिस्से में बना सकते हैं, लेकिन इस बात को पहले से नहीं लिखा गया है। अच्छा, एक चीज हमें बताइए कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको दिया गया है? वही बताएगा, ये चीज दिया गया है, बताएगा, बता भी रहा है, लिखा नहीं है क्या नहीं? तो इसीलिए तो न्यायपालिका को दिया गया है अधिकार। जहाँ कोई दिक्कत हो, जहाँ समस्या हो, वहाँ पे आप बताएंगे भाई। इसीलिए तो उनको अधिकार ये दिया गया है, जहाँ पर कोई चीज स्पष्ट ना हो, क्लियरिटी कम हो, समझ में ना आए, उसको कौन बताएगा? तो लिखा ही है। ये चीज दिमाग में थी बनाने वाला। ये चीज अब हर चीज लिख देंगे तो फिर न्यायपालिका क्या करेगी? कुछ उसके लिए भी छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे देखिए बेटा। आप यहाँ देखिए, भारत में प्रधानमंत्री किसी भी सदन का हो सकता है। अंतर अगला देखिए, आपका जो प्राइम मिनिस्टर है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, चाहे लोकसभा का मेंबर हो और चाहे राज्यसभा का, एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हो सकता है। लेकिन ब्रिटेन में वहाँ की जो निचली संसद है, जो निचली हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स का ही मेंबर होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। इसके एग्जाम्पल भी हैं, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, ये आपके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं, जो राज्यसभा का मेंबर होते हुए भी क्या बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। और आपका आर्टिकल 75 का क्लास 5 कहता भी है, क्या कहता है
कि जो पार्लियामेंट है, आपकी जो संसद है, यानी कि कोई भी व्यक्ति संसद का बिना सदस्य रहे भी बन सकता है, लेकिन उससे 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का मेंबरशिप वो ले ले। है बात समझ में? लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, उसको एक ही हाउस का क्या होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए। अच्छा, एक अंतर और है, जो आपका स्पीकर होता है, आपको जब संसद पढ़ाया गया होगा, संसद, तो वहां पे स्पीकर या हम लोग बोलते हैं लोकसभा अध्यक्ष, जैसे हमारे यहाँ स्पीकर होता है ऐसे उनके यहाँ भी स्पीकर होता है। तो हमारे यहाँ जो स्पीकर होता है, समझो इसको, हमारे यहाँ जो स्पीकर होता है, यह जब स्पीकर बन जाता है कोई भी सांसद, तो यह चाहे तो अपने राजनीतिक दल से, जिस राजनीतिक पार्टी से वह चुनाव जीता है, उस पार्टी की मेंबरशिप से इस्तीफा दे भी सकता है और नहीं भी, यह उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ब्रिटेन में एक परंपरा है कि जो भी स्पीकर चुना जाएगा, उसकी जो राजनीतिक पार्टी है उसकी सदस्यता से क्या दे देगा, रिजाइन कर देगा, इस्तीफा दे देगा। ऐसा इसलिए कि वह कि अपने पार्टी के पक्ष में काम ना करे, यानी कि वह इम्पार्शियल होकर के काम करे। आई बात समझ में? कि अगर वो पार्टी का मेंबर है, अपने पार्टी हित के लिए काम करेगा, यानी कि अपने पार्टी के लोगों का फेवर करेगा। तो ब्रिटेन में परंपरा क्या है, जैसे ही स्पीकर कोई व्यक्ति चुन लिया जाता है, वह अपनी जो राजनीतिक दल, जिस पार्टी का मेंबर है, जहां से चुन के आया है, उस राजनीतिक दल की मेंबरशिप से क्या कर देगा, रिजाइन कर देगा। लेकिन भारत में अगर चाहे स्पीकर तो कर भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि स्पीकर के ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता, दल बदल कानून। अगर स्पीकर अपनी पार्टी के मेंबरशिप से रिजाइन कर दे तो भी उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। ये चीज बताया गया होगा, पढ़ाया गया होगा कि स्पीकर के ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होता है। और कब लागू नहीं होता है? दूसरा, कि अगर किसी पार्टी, जैसे ये मान लीजिए एक राजनीतिक दल है, अगर इसके 2/3 मेंबर टूट करके किसी पार्टी में चले जाएं, एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। हाँ, 1, 2, 4, 5 आधे से कम टूट के जाते हैं तो उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है। ये बात समझ में? क्या होता है एंटी डिफेक्शन लॉ? चुनाव जीतने के बाद आप अपनी पार्टी इस्तीफा देके दूसरी पार्टी में जाते हैं तो आपका नहीं, इस्तीफा नहीं, ऐसे ही चले जाएं। इस्तीफा दे देंगे तो फिर मेंबरशिप चली जाएगी। जिस राजनीतिक दल से चुनाव लड़ते हैं, उस राजनीतिक दल को छोड़ करके दूसरे राजनीतिक दल में क्या कर लेना, शामिल हो जाना। अगर कोई व्यक्ति ऐसा, कोई मेंबर ऐसा करता है, वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत क्या होगा, उसकी मेंबरशिप समाप्त कर दी जाएगी। लोकसभा सीट से वो जीता है और रिजाइन कर दिया है, तो उस लोकसभा सीट का क्या होगा, चुनाव होगा या वो रिजर्व रहेगा? चुनाव होगा। चुनाव होगा, बिल्कुल। अगर आपकी मेंबरशिप चली जाती है और आपकी सीट खाली हो गई, तो उस पर क्या होगा, बाय इलेक्शन होगा। और ये इनका व्यक्तिगत रूप से सीट पे बने रहेंगे अपने पोस्ट पे? कहाँ बने रहेंगे? ये तो सर, रिजाइन करने के बाद स्पीकर? हाँ, नहीं, अपने पार्टी की मेंबरशिप से इस्तीफा दिया है ना, ना कि अपने सीट से इस्तीफा दिया है। अरे भाई, अगर वो सीट से दे देगा तो उसी दिन स्पीकर नहीं रह जाएगा। वो अपनी जो पार्टी की मेंबरशिप होती है उससे इस्तीफा देगा। हमने क्या कहा, पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देगा, ना कि अपनी सीट से देगा। तो कुल मिला करके 1-2 पॉइंट इसमें और रह गए हैं, उसको डिस्कस कर लें। सर, डिस्कस एक चीज होती है छाया मंत्रिमंडल, शैडो कैबिनेट, जैसे हाँ, छाया मंत्रिमंडल होता है। जैसे मान लीजिए ये चौधरी जी मंत्री हैं, ये पार्टी के हैं, मतलब है। अब मान लीजिए ये कांग्रेस के हैं,
तो इनके पीछे पीछे छाया की तरह लगे रहेंगे। इनके हर एक क्रियाकलाप और हर एक काम पर वो नजर रखेंगे। क्यों रखें? क्यों नहीं रखेंगे? डेमोक्रेसी। आप जो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इसकी पूरी जानकारी वो रखेंगे। जितना दिखेगा उतना ही पे ध्यान रखेंगे। हाँ, अब हाँ बिल्कुल, आपका काम है दिखाना। आपका काम है दिखाना। आपसे पूछेंगे भी आप क्या कर रहे हो, सब कुछ नहीं बताऊंगा इनको। क्यों नहीं बताएंगे? बात है क्या? सब नहीं नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं ये नहीं पूछेंगे, लेकिन जो आप काम करेंगे उसके बारे में पूछेंगे। वो भाई जो आप सरकारी कामकाज करेंगे वो पूछेंगे। आप पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं उनसे मतलब नहीं है, व्यक्तिगत जीवन में इंटरफेयर नहीं करेंगे वो। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसे कहते हैं छाया मंत्रिमंडल। यानी कि मंत्री के प्रत्येक क्रियाकलाप पे अपोजिशन पूरी क्या रखती है, नजर रखती है। यह वहां की यह एक यूनिक व्यवस्था है। हमारे यहाँ तो क्वेश्चन पूछ ले तो ये बिगड़ जाते हैं। मोदी जी का नाम है तो नहीं रिकॉर्ड हो रहा है। एक मिनट बंद करो। नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। हाँ ठीक है भाई। अब हम लोग फ्रांस से कॉन्स्टिट्यूशन से करना डिस्कशन। लिखिए, भारतीय संविधान की तुलना कहाँ से? फ्रांस की संविधान। ये बोर्ड परीक्षा होगा तो कहाँ क्लासेस चलेंगी? स्थगित हो जाएगी या वहाँ चलेगी वो शाम को शाम में चलेगी? नहीं सर, सम्मान अगर चलनी होगी तो शाम को नहीं, शायद दिन में नहीं खाली है। हम लोग तो खाली है सर। दिन में जो वहाँ पे सिंह कॉलेज में क्लास चलती है, आज स्थगित है बैचलर सर। की कॉम क्लास चलती है वहाँ पे, तो दिन में खाली आज क्लास तो लाइब्रेरी नहीं खाली है, लाइब्रेरी में जगह है यहाँ। लाइब्रेरी भरी रहती है। खाली करा दिया एक मेरा घर में पढ़। वो लाइब्रेरी सर जैसे नहीं, वहाँ पे जो लाइब्रेरी है वो हो सकती है। कहाँ पे? अगर सिंह कॉलेज वहाँ भी उसमें क्लास लाइब्रेरी स्पेशल हम लोग के लिए लेकिन है। उसमें है? बोर्ड और कुछ हाँ। नहीं, बोर्ड और कुछ नहीं है। अरे बोर्ड आर्टिफिशियल रखा है, पीछे खाली चलना वो देखो रखा हाँ, है। ठीक है, वो भी हो जाएगा। अगर पढ़ना चाहे यही तो टांग दिया जाएगा वहीं। ठीक है सर, व्यवस्था है उसमें। कल तो बोलिए सर अगर पढ़ना चाहे ना कोई कमी नहीं होगी, सारी व्यवस्था है। क्योंकि सवेरे ही क्लास हो पाएगी, शाम में भी तो दिक्कत होगी ना। तो चलो सब बात करते हैं, देखते हैं। क्लास बंद ना करवाओ, नहीं। बंद करवाओगे तो फिर बंद हो जाएगी। हाँ? हाँ वही तो कह रहे, हमको खत्म कर लेने दो अपना। चलिए, भारतीय संविधान की तुलना किससे? फ्रांस की संविधान। पहला, दोनों में समानताएं क्या हैं, सिमिलरिटीज क्या हैं? चौधरी साहब कहाँ चले गए? पहला देखिए, लिखित संविधान। तो हमारा संविधान और ब्रिटेन का संविधान, देखिए पहला लिखिए लिखित संविधान। तो दोनों देशों के पास क्या है? लिखित संविधान है। ठीक। तो पहला समानता क्या हो जाएगी बेटा? लिखित संविधान। दूसरा, संसदीय शासन प्रणाली। यहीं पर समानता भी देख लेंगे और असमानता भी देखेंगे। अब देखिए, हमारे भी देश में संसदीय शासन प्रणाली है और उनके यहाँ भी संसदीय शासन प्रणाली है। ये दोनों में समानताएं हैं, लेकिन असमानता क्या है? हमारे यहाँ जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक। उनके यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहाँ पर राष्ट्रपति भी होता है। क्या होता है?
राष्ट्रपति भी होता है। संसदीय शासन प्रणाली को इंग्लिश का जैसे संसदीय शासन प्रणाली दो तरह की होती है, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दोनों है, मतलब दोनों में डेमोक्रेसी है, दोनों देशों में डेमोक्रेसी है। ठीक है, वहाँ पे राष्ट्रपति भी चुना जाता है और हमारे यहाँ प्रधानमंत्री। ये कहने का मतलब है। संसदीय शासन प्रणाली को क्या ट्रांसलेट करें? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वो नहीं, मतलब हमारे यहाँ जैसे जो डेमोक्रेसी है, जो प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी इस हिंदी में क्या कहते हैं, प्रजातंत्र। तो प्रजातंत्र दो तरह का होता है, एक संसदीय शासन प्रणाली यानी कि इसमें पार्लियामेंट होती है और एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। अमेरिका में भी डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी भी दो तरह की होती है, एक प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार होती है, राष्ट्रपति के नेतृत्व वाली सरकार होती है। सिमिलरिटी तो डेमोक्रेसी है, हाँ, सिम्पलिटी डेमोक्रेसी। डिफरेंस है कि यहाँ संसदीय पार्लियामेंट्री हाँ, और वहाँ पे सिम्पलिटी। अब देखिए संघीय शासन, संघीय संरचना, अगर हेडिंग संघीय संरचना, संघीय संरचना। देखिए उनके यहाँ भी स्टेट है, हमारे यहाँ भी है, दोनों देशों में है, लेकिन डिफरेंस भी है। वहाँ पे राज्यों के पास इस तरह की ज़्यादा शक्तियाँ नहीं है, एक तरह से वहाँ यूनिटरी फीचर है, कुछ ही थोड़े मोड़े अधिकार दिए गए हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। ये डिफरेंसेस हैं हमारे और उनके भी। समानता क्या है, संघीय उनके यहाँ भी, संघीय हमारे यहाँ, उसमें कोई दिक्कत, लेकिन वहाँ पे यूनिटरी फीचर है, यानी राज्यों के पास उतनी शक्तियाँ नहीं। उसके बाद संविधान संशोधन की प्रक्रिया, तो उनके यहाँ भी अमेंडमेंट की प्रक्रिया है और हमारे यहाँ भी अमेंडमेंट की प्रक्रिया है। तीसरी लास्ट पॉइंट क्या इसमें हो जाएगा, एक संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, अच्छा, संशोधन की प्रक्रिया हमारे यहाँ थोड़ी सी अलग है, उनके यहाँ अलग है। ठीक है, लेकिन अलग में क्या है कि हमारे यहाँ 3 तरह से संशोधन होता है। ठीक है, आई जरूरी नहीं है कि अन्य जगहों पे ही प्रक्रिया का पालन किया जाए, लेकिन सिमिलरिटी में जब लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डायनेमिक है और उनका भी कॉन्स्टिट्यूशनल डायनेमिक है, यानी कि समय और परिस्थितियों के अनुसार दोनों देश अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजन। नेक्स्ट, आपातकालीन प्रावधान। तो भारत में भी आपातकालीन प्रावधान है और फ्रांस में भी आपातकालीन प्रावधान है। आपातकालीन प्रावधान कौन कौन से संविधान में? 3 हमारे यहाँ आपातकालीन प्रावधान है, यानी कि इमरजेंसी हमारे यहाँ भी लागू हो सकती है और उनके यहाँ। फिर दोनों देशों में असमानताएं क्या हैं? पहला, धर्मनिरपेक्षता। डालिए हेडिंग, असमानता में लिखिए धर्मनिरपेक्षता। हाँ, सेकुलरिज्म। अब बताइए, धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म हमारे यहाँ भी है, उनके यहाँ भी है, लेकिन दोनों में अंतर है। हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता का अंतर मतलब क्या होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म
नहीं होगा और सभी धर्मों का क्या करेगी? समान आदर करेगी। उनके यहाँ राज्य अलग, धर्म अलग, राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पे इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। जैसे आपके यहाँ राम रहीम, आसाराम बापू, इस तरह के महान नेता पैदा हुए, ऐसे ही वहाँ पोप होते थे। क्या होते थे? पोप। तो जो कुकर्म इन लोगों ने किया वही कुकर्म पोप करते थे। तो इसके पीछे बहुत वहाँ रिवोल्ट हुआ, विद्रोह हुआ, लोगों ने पोप की सत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया और फिर धर्म को और इससे क्या कर दिया गया? बिल्कुल अलग कर दिया गया। पहले पोप ही वहाँ पे राज्य चलाते थे भाई, सब कुछ उन्हीं के हाथों में था पूरी तरीके से। यहाँ तक कि अब भारत में भी कुछ बाबा लोग हैं, आज भी विद्यमान हैं, है कि नहीं? बड़े दुख की बात हमें ये होती है कि लोग जाते हैं बाबाओं के दरबार में। बताओ कि जो एक इंसान वो भी है और एक इंसान आप भी हो, उसके पास क्या साइंटिफिकली ये जरूरी है कि कोई ऐसी आदि शक्ति मिल सकती है? क्या आज के साइंसटेक के ज़माने में किसी बाबा पर या किसी इस तरह के पाखंडी पर विश्वास कर लेना क्या सही है? एक पढ़ा लिखा वर्ग वहां जाता है, क्यों जाते हो भाई? उल्टी सीधे बातें सब करते हैं, कथा बाँचने वाले, ये सब ढोंगी पाखंडी। जो हम लोगों को अच्छा लगता है वही वो लोग कह देते हैं। उसमें आदमी एक व्यक्ति था, वो कहीं एमपी से आ रहा था, एमपी से, तो ट्रेन में मिल गया ग्वालियर वाले, बरौनी ग्वालियर से, हम कानपुर से लखनऊ आ रहे थे। हमने कहाँ गए थे? तो कहा था गए थे धाम छतरपुर बागेश्वर वाले, वहाँ से आ रहा था। तो हमने कहा क्या प्रॉब्लम है? तो कहे हमको जो है हाथ उठता नहीं था ये। तो गए बाबा के यहाँ, ठीक हो गया। हमने कहा पागल हो तुम, बाबा अगर हाथ ठीक कर दें तो सारे एम्स, सारे मेडिकल सब कुछ बंद कर दो। अगर इन बाबाओं में इतना दम था तो कोरोना क्यों नहीं रोक दी? रोकना चाहिए था ना। बताओ, जब ये बीमार होते हैं तो खुद ही पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल और आपको कहते हैं गोबर खाओ, गोमूत्र पियो, और अपने जब लेना होता है इन्हीं को पिलाओ। समझ गए? ये चीजें बड़ी गलत बात है सर। इंसान जल्दी विश्वास करता नहीं है, लेकिन इन लोगों को कितना विश्वास कैसे कर देता है? कुछ ना अरे अभी आपके यहाँ तो चुड़ैल भूत वाली भी कहानी है। लोग अभी झड़वाने जाते हैं, कुछ हो गया है, नजर लग गई है। अब इतना बड़ा काजल लगता है, किसी की नजर ना लग जाए। चलो, तो हो गया धर्मनिरपेक्षता। दूसरा देखिए राष्ट्रपति की भूमिका। अगर देखिए राष्ट्रपति की भूमिका, नेक्स्ट पॉइंट डिफरेंस लिखिए, राष्ट्रपति की भूमिका लिखिए। भारत में राष्ट्रपति की भूमिका काफी हद तक औपचारिक होती है, और भारत में राष्ट्रपति की भूमिका काफी हद तक औपचारिक होती है और उसके पास सीमित शक्तियां होती हैं, और उसके पास सीमित शक्तियां होती हैं, जबकि फ्रांसीसी राष्ट्रपति के पास अधिक महत्वपूर्ण कार्यकारी शक्तियां होती हैं। जबकि नहीं सर, यहाँ से भारत का क्या बोल रहे हो? भारत का हाँ, लिखे क्या हो बताओ आप। स्टार्ट कर रहे हैं। यार तुम रहते यहाँ हो, शरीर यहाँ है और दिल दिमाग कहाँ है? हैं? लिखो एक मिनट, लिखो भारतीय राष्ट्रपति की भूमिका काफी हद तक औपचारिक होती है। जल्दी पेन चलाओ यार। भारतीय राष्ट्रपति की भूमिका काफी हद तक औपचारिक होती है और उसके पास सीमित शक्तियां होती हैं, जबकि फ्रांसीसी राष्ट्रपति के पास अधिक महत्वपूर्ण कार्यकारी अधिकार होते हैं। अधिक महत्वपूर्ण कार्यकारी अधिकार होते हैं।
हम लोग के यहाँ धर्म में सस्ता है, ठीक है, लेकिन वहाँ धर्म में सस्ता है, तो वहाँ मेजर डिफरेंस क्या है? वहाँ राज और धर्म से कोई लेना देना नहीं है। राज धर्म के मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करती है। नहीं, राज धर्म के मामले में कोई मतलब कि जो राज्य वहाँ का है सुनो, वो सुनो। धर्म को लेकर चल सकता है, नहीं। उसका एक धर्म होगा, यही ना? कोई नहीं होगा। यहाँ समझो, इसको राम मंदिर के एग्जाम्पल से समझो। जब राम मंदिर पे डिसीजन दिया गया तो कहा गया कि राम मंदिर बनने के लिए जो जगह है वो राम मंदिर को मिल जाए, मतलब राम के पुष्पक मंदिर के पक्ष में गया। लेकिन इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए भी अयोध्या में 5 एकड़ जमीनें उनके मस्जिद बनाने के लिए दिया जाए, ठीक है। यानी कि राज्य सभी धर्मों का इक्वल प्रोटेक्शन करेगा। अगर 1 लाख रुपया सपोज करो इस धर्म को बढ़ाने के लिए देगा तो दूसरे धर्म को बढ़ाने के लिए प्रमोट करेगा, लेकिन ब्रिटेन में कुछ नहीं, वहां पे फ्रांस में कुछ नहीं देगा, कोई मतलब नहीं है। आप जाओ, जो करना है करो, राज्य से कोई लेना देना चाहिए। हो गया भाई? यस। क्या लिखे हैं भारत के? अच्छा, क्या लिखे? हाँ, एक अधिक होता है, अधिकार अधिक होता है, महत्वपूर्ण कार्यकारी अधिकार अधिक होता है। अगला डिफरेंस लिखिए। दूसरा, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का। और वह कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, जितनी बार चुनाव जीते। और वह कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। जबकि फ्रांस में भी कार्यकाल राष्ट्रपति का 5 साल होता है, लेकिन एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही, राष्ट्रपति बन सकता है, 2 कार्यकाल के लिए, या 2 बार ही बन सकता है। यूएसए में भी वैसे ही, यूएसए में भी वही। जबकि फ्रांस में के राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 साल होता है, लेकिन वहां एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, यानी कि 55 साल के लिए 10 साल, उससे ज्यादा नहीं। अब भारत में जब तक चुनाव जीतो तब तक, यहाँ तक कि लोग एक बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं 10 बार के सपने देखने लगते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बार बनेंगे। एक बार सीएम बनते हैं, 25-25 साल तक लगातार, 22-22 साल तक लगातार सीएम रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ज्योति बसु, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्रेम कुमार चमली की धमी, जैसे कि एक यहाँ के, अरे वहाँ के भाई उड़ीसा वाले पटनायक, नवीन पटनायक, ऐसे कई मुख्यमंत्री रहे हैं जो लगातार 18 साल, 20 साल, 22 साल तक लगातार सीएम रहे हैं। इनका अरे अभी तो बाबा जी ने तो दूसरी बार हुए यार, तीसरे का नंबर, तीसरे बार पहले बनाओ, उसके बाद अगला लिखो भाई। यहाँ का संविधान में लिखित है ना। अब लिखिए, अब अच्छा ये लिखवा दिया था ना, भारत में संघीय प्रणाली है और फ्रांस में एकात्मक राज्य है, लिख लो। अगला, संघीय संरचना, भारत में संघीय शासन प्रणाली और फ्रांस में एकात्मक है। मजबूत कौन है? संविधान या वहाँ पे संसद या संविधान या राष्ट्र, ऐसा आपको समझ आता है? ये नहीं है। आप लिखो नागरिकता, ऐसा कुछ मेंशन नहीं। आगे को नागरिकता, फ्रांस फेडरल है कि यूनिटरी है? यूनिटरी। फ्रांस एकात्मक व्यवस्था है, राज्य खाली नाम मात्र के लिए है वहाँ।
इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं। पेरिस में साइबर टावर। हाँ, अगला लिखिए नागरिकता। तो फ्रांस में दोहरी नागरिकता अलाउ है, भारत में सिंगल। लिख लो, फ्रांस में दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है, या फ्रांस दोहरी नागरिकता की अनुमति देता है, जबकि भारत में केवल एक नागरिकता की। दोहरी नागरिकता मतलब राज्य का भी नागरिक हो और केंद्र का भी। नहीं, एक साल 2 साल हो जाए, वहाँ राज्य ही नहीं है सर। जैसे दो देशों की नागरिकता। यूरोप के लगभग सारे कंट्री दोहरी नागरिकता का अदा करते हैं क्या? एक्चुअल में उसका जो है, कॉलोनी सब लोग बनाए हैं। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर उनके यहाँ एक वो चलता है नाटो, तो नाटो के मेंबर हैं, तो वो सब उनकी अपनी एक कॉमन मुद्रा, एक कॉमन सब सारी चीज़ें चलती है। हाँ, यूरोपियन यूनियन जिसे हम लोग कहते हैं, इसलिए वहाँ पे थोड़ी सी लिबर्टी है। ठीक, आगे लिखिए। आज क्या लिखवा दें अगला? फ्रांस हो गया। अब लिखिए कनाडा के संविधान से। देखिए, भारतीय संविधान की तुलना कनाडा के संविधान से। कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विथ कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की कनाडा के संविधान से तुलना। पहला लिखिए संघीय शासन व्यवस्था। तो लिख लीजिए, दोनों देशों में संघीय शासन व्यवस्था है, दोनों ही देशों में संघीय शासन व्यवस्था है। अगला लिखिए अवशिष्ट शक्तियां। क्या होता है? अरे पहले लिखो तो। अवशिष्ट शक्तियां, रेजिडुअरी पावर, कल बताया था मैंने। भारत में संघ के पास है, यूएसए में राज्य के पास है। हाँ, लेकिन कनाडा में भी, हमारे यहाँ भी संघ के पास है, उनके यहाँ भी संघ के पास है। लिख लीजिए, अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार दोनों देशों के संसद के पास है, ना कि राज्यों के पास। अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किस पर है? संघ सरकार का है, ना कि राज्य सरकार। अब लिखिए राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। सर, दोनों देशों में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। अवशिष्ट शक्तियों को, हाँ, दोनों ही देशों में अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय सरकार को है, या वहां की संसद को है, ना कि राज्य सरकारों को। ठीक, अब लिखिए अगला है राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। तो दोनों ही देशों में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति संघ सरकार के द्वारा होता है, यानी कि गवर्नर आर अपॉइंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट क्या सर? इन बोथ द कंट्री। रिपीट कर देंगे। दोनों ही देशों में राज्यपालों की नियुक्ति संघीय सरकार के द्वारा किया जाता है, यानी कि गवर्नर आर अपॉइंटेड इन बोथ कंट्री बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला लिखिए कार्यपालिका की व्यवस्था। तो लिख लीजिए कार्यपालिका की व्यवस्था। तो दोनों देशों के सांसद का चुनाव, दोनों देशों के सांसदों का चुनाव फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम के द्वारा किया जाता है। दोनों ही देशों में सांसदों का चुनाव, फर्स्ट संसद का चुनाव, सांसदों का चुनाव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी मोटी पिल्ली का चुनाव। ये क्या है? एमपी मोटी एमपी का फुल फॉर्म है। सर बोलिए सांसदों का चुनाव फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम के द्वारा किया जाता है।
हे भगवान, या तो हम अपना सर फोड़ लें दीवार में या तुम्हारा फोड़ दें यार। कितनी बार बताएं, फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम लिखो, बोर्ड पर भी लिखा था। चौधरी कुछ बता नहीं रहे हो यार। आएगा तो हम बताएंगे। चलिए बेटा आगे लिखिए। लिखिए न्यायिक संरचना या न्यायपालिका लिखो, न्यायपालिका लिख लो। दोनों देशों में न्यायपालिका सलाहकार की भूमिका निभाती है, सलाहकार की भूमिका निभाती है। जैसे भारत में आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, ऐसे वहां भी है। वहां की सुप्रीम कोर्ट भी क्या देती है, सलाह देती है। अब देखिए डिफरेंस लिखिए। तो लिखिए लिखिए राजनीतिक ढांचा, राजनीतिक ढांचा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। भारत में क्या है बताओ भाई? कनाडा में राजशाही है कि नहीं? नहीं है। देख लो जरा एक बार, नहीं है, चेक कर लो, लगता तो नहीं है कि है। देख लो राजशाही है। कनाडा ना अपने आप देख लो राजशाही है कि नहीं कनाडा में? संवैधानिक राष्ट्र है सर। वही तो हम कह रहे हैं। हाँ लिख लो, वहाँ पर राजशाही है और हमारा क्या है, गणतंत्र है। कनाडा में राजशाही राज व्यवस्था है और हमारे यहाँ गणतंत्र है। कनाडा में कहाँ से राजा आ जाएगा? अब कहा यानी कहाँ से आ गया यार, अब हमें क्या पता कहाँ से आ गया। लिख लो, मतलब राजा नाम मात्र का ही होता है, ऐसा कोई वो नहीं है। मतलब हम लिख लो, कनाडा में राजशाही व्यवस्था है और भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। इतना सा लिखना है और कुछ नहीं। नागरिकता लिख लो, नागरिकता। वहां दोहरी नागरिकता है, हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। कनाडा में दोहरी नागरिकता की अनुमति, जबकि भारत में एकल नागरिकता की। लिख लो। इंग्लैंड और कनाडा का दोनों का राजा है। तो नाम मात्र के हैं, कोई मतलब नहीं है। हाँ, सैंपल के प्रति मानता है अपने आप को। हाँ मानता है, अपने आप को मानता है। अच्छा, एक है भारत में संविधान और लिखित कानूनों से शासन होता है, जबकि कनाडा में संविधान और अलिखित दोनों से शासन होता है। हाँ लिख लो अगला पॉइंट। भारत में संविधान और लिखित कानूनों से शासन होता है, जबकि भारत में संविधान और लिखित कानूनों के द्वारा शासन होता है, जबकि कनाडा में संविधान और अलिखित कानूनों से भी शासन होता है।
संविधान भी है, अलिखित कानून दोनों से होता है। और लिखित में किस तरह से जो आदेश दे दे सरकार वही कानून हो गया। अलिखित का मतलब जो सरकार चाहे और सरकार चाहने के बाद रिजल्ट चाहे। और ये फिर क्या है? हैं? ठीक है भाई, तो कुल मिला करके आपका ये क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया वाला बता दें। सर आपको कहाँ का संविधान अच्छा लगता है? कहीं का नहीं। कुछ तो फेवरेट होगा। जर्मनी का वर्ल्ड इंडिया और ऑस्ट्रेलिया लिखो। भारतीय संविधान की तुलना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। डाल लीजिए हेडिंग। अब लिखिए दोनों में समानताएं। अब पहला लिखेंगे दोनों देशों में समवर्ती सूची की व्यवस्था है। पहला क्या लिखेंगे? दोनों देशों में क्या है? समवर्ती सूची की व्यवस्था है। लिख लो भाई। ये समवर्ती सूची क्या है? इसमें केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है कानून बनाने का। अगला पॉइंट लिखिए। क्या लिखा? क्या हेडिंग में डाले हो? समवर्ती सूची। यानी कि समवर्ती सूची का मतलब उस पर केंद्र सरकार भी कानून बनाए और राज्य सरकार भी। ऐसे वहां भी है, केंद्र सरकार भी बनाए, राज्य भी बनाए, लेकिन कंट्राडिक्शन की अवस्था में केंद्रीय कानून क्या होगा? लागू होगा, राज्य कानून लागू नहीं होगा। अगला लिखिए ज्वाइंट सेटिंग, संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक ये क्या होता है भाई? पक्ष विपक्ष दोनों बैठेगा साथ में। या लोकसभा राज्यसभा विशेष परिस्थिति में, लोकसभा और राज्यसभा विशेष का परिस्थिति। राष्ट्रपति ज्वाइंट सत्ता। हाँ चाहे तो चला सकते हैं। आप मतभेद होने पर कैसा मतभेद? सर किसी भी बिल को लेकर बिल करना हो, पारित करना हो, और राज्यसभा में नहीं पास किया राष्ट्रपति को लगता है कि हम पे दोनों सब को बुला के हमको विशेष करना चाहिए। उसका फिर तो वो दोनों से देखो, ज्वाइंट सेटिंग का प्रावधान हमेशा साधारण विधेयक पर लागू होता है। समझ लो इसको। साधारण विधेयक पर लागू होता है और इसमें 3 सर्कमस्टांसेस हैं। एक तरफ लिख लो लोकसभा और एक तरफ लिख लो राज्यसभा। पहला किसी बिल को लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा इसे रिजेक्ट कर दे। क्या करते हैं? रिजेक्ट। पहला कंडीशन। दूसरा, लोकसभा ने किसी बिल को पास किया और राज्यसभा इसमें संशोधन कर दे और इस संशोधन से लोकसभा सहमत ना हो। और तीसरा, लोकसभा किसी बिल को पास किया, राज्यसभा 6 माह से अधिक समय के लिए अपने पास रखे। ये 3 ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहां पे ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है। ये 22 वर्षा भी होता है। राज्यसभा पास करे, लोकसभा रिजेक्ट कर दे, राज्यसभा पास करे, लोकसभा संशोधन कर दे, राज्यसभा सहमत ना हो,
राज्यसभा पास कर, लोकसभा 6 माह से दिन के लिए रखो, माने किसी भी हाउस में, क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी के विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं, बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इन 3 सर्कमस्टांसेस में अगर इसमें से कोई भी एक सर्कमस्टांसेस है, इसका मतलब किसी भी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदन एक मत नहीं है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, आर्टिकल 108 के अंतर्गत ज्वाइंट सेटिंग बुला लेता है। अभी तक 3 बार ज्वाइंट सेटिंग हुई थी, 1961, 62, 61 में वो दहेज अधिनियम पर, दूसरा 78, 79 में हुआ था वो बैंकिंग, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग पर, बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर हुआ था, और तीसरा हुआ था कोटा में 2002। ये 3 बार अभी तक ज्वाइंट सेटिंग हुई है, और तीनों हुई ज्वाइंट सेटिंग में भाग लेने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है। कौन है वो? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो तीनों ही ज्वाइंट सेटिंग में भाग लिया है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों ही ज्वाइंट सेटिंग में भाग लिए। ठीक है, मनी बिल और संविधान संशोधन विधेयक पर कभी भी ज्वाइंट सेटिंग का कोई प्रावधान नहीं, क्योंकि दोनों बिल दोनों सदनों से अलग अलग पास होने चाहिए। ठीक भाई, इसकी अध्यक्षता कौन करता है ज्वाइंट सेटिंग के? राष्ट्रपति करते हैं। अध्यक्षता स्पीकर करता है, राष्ट्रपति काहे करेंगे भैया? बुलाते हैं, खुद मौजूद नहीं रहते हैं। लिखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अगली सिमिलरिटी लिखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता या न्यायपालिका का पृथक्करण लिख लो। न्यायपालिका का पृथक्करण लिख लो। दोनों देश न्यायपालिका के पृथक्करण पर जोर देते हैं, या दोनों देशों में कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या है? अलग अलग है। दोनों देशों में कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग है। और जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट भारत की अंतिम न्यायालय है, ऐसे उनके यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट क्या है? अंतिम न्यायालय है। लिख लो। समाधान के लिए राष्ट्रपति के पास नहीं जा सकते वहाँ पे? ऐसा कुछ नहीं लिखा है। समीक्षा का तो भाई इसमें दिया नहीं है। ठीक है, अगला लिखिए। दोनों देशों, अगला पॉइंट लिखिए, दोनों देशों में ही सर्वोच्च न्यायालय, दोनों देश में सर्वोच्च न्यायालय, दोनों ही देशों में सर्वोच्च न्यायालय अपीली का अंतिम न्यायालय है। अपीली का अंतिम न्यायालय, उसके ऊपर कोई कोर्ट वोट नहीं है भाई। अगला लिखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देशों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और बर्खास्तगी का तरीका समान है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देशों में न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके हटाने की प्रक्रिया एक समान है। ठीक है भाई। अब लिखिए असमानताएं।
जैसे भारत में अगर इमरजेंसी की घोषणा करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में इमरजेंसी लगेगा तो राज्यों के अपने अलग अलग कानून हैं। इमरजेंसी के समय दूसरा कानून लगाएगा, नॉर्मल समय में दूसरा कानून लगाएगा। तो लिख लीजिए, भारत के विपरीत ऑस्ट्रेलिया में प्रत्येक राज्य में, भारत के विपरीत ऑस्ट्रेलिया में प्रत्येक राज्य में आपातकाल की घोषणा से संबंधित अपने अपने कानून हैं। भारत के विपरीत ऑस्ट्रेलिया के प्रत्येक राज्य में आपातकाल की घोषणा से संबंधित अपने अपने कानून हैं। दूसरा लिखिए, भारत में एकल नागरिकता, ऑस्ट्रेलिया में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता, ऑस्ट्रेलिया में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। बोलो। राज्य और केंद्र में अलग अलग कानून, मतलब ये अलग अलग कानून होगा, मतलब आपातकाल की स्थिति जब होगी राज्य अपना अलग कानून का पालन करेगा जो बनाया हुआ और केंद्र अपना अलग। तो सर केंद्र का तो अपना कोई राज्य ही नहीं है। नहीं है? केंद्र का तो अपना कोई राज्य ही नहीं, केंद्र तो अपना केंद्र ही है। केंद्र ही है तो फिर उस पर तो कैसे पूरे देश पे कानून नहीं लागू होगा उसका। आगे लिखो, अभी तुम डिस्कस कर लेना अलग से। अगला पॉइंट लिखिए, भारत में एकल नागरिकता और वहां पे डुअल सिटीजनशिप। अगला लिखिए, सर क्या है? कोई हेडिंग नहीं। अब लिखिए, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। हाँ, लिख लो। भारत में संशोधन कौन करता है? संसद। जबकि ऑस्ट्रेलिया में जनमत संग्रह के द्वारा संशोधन होता है। भारत में संविधान संशोधन संसद करती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में जनमत संग्रह के माध्यम से होता है। पब्लिक ओपिनियन, इसको रिफरेंडम कहते हैं। जनमत संग्रह। स्विट्जरलैंड में भी ऐसा है क्या? हाँ, वहाँ किसी भी कानून में वहाँ डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है। पॉपुलेशन वहाँ कम है तो किसी कानून को बनाना हो, चेंज करना हो, हटाना हो, सीधे उसको पब्लिक ओपिनियन में डाल देते हैं। अगर आधे से ज़्यादा पक्ष में है तो उसमें संशोधन हो जाएगा या बदल जाएगा। अगर आधे से ज़्यादा उसके अगेंस्ट हैं तो वह कानून या संशोधन नहीं होगा। लेकिन भारत में ये संभव नहीं है। भाई, स्विट्जरलैंड की जनसंख्या कम है और हमारे यहाँ ज़्यादा। भगवान मालिक हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यार, यहाँ भी कराया जा सकता है। भाई, आजकल सबके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है। वोटर कार्ड अब SIR भी हो गया, मल्टीप्लिसिटी जो नेम था वो भी हट गया। जब आधार कार्ड को किससे लिंक कर दीजिए? वोटर ID कार्ड से। अपने अपने आधार कार्ड में अपना अपना जाइए और उसमें एक सिस्टम बना दीजिए। हाँ, अपना नंबर डालिए और पक्ष और विपक्ष में ऑप्शन दे दीजिए, क्लिक कर दीजिए। इतना सब चीज होने के बावजूद जब सब कुछ आपके पास हर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो कर दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? जनता का डायरेक्ट ओपिनियन लीजिए कि जनता क्या चाहती है, तो देख लीजिए कितने पक्ष में है, कितने विपक्ष में है, उस हिसाब से चीज करना चाहेंगे तब ना होगा। हैं? अरे, घर में एक मोबाइल होगा कि नहीं? एक मोबाइल से कर लो सारे लोग। नहीं, यूथ चला रहा है मतलब आप घर में मोबाइल चलाती हो कि नहीं? सबके आधार कार्ड है, उससे लिंक कर दो, आधार कार्ड नंबर डालो, उसके बाद खुल करके प्रोफार्मा आ जाए, यस नो का उसमें विकल्प बना दो, सॉफ्टवेयर डेवलप कर दो, यस नो में आप पक्ष में है कि विपक्ष में है, यस नो पे क्लिक करो, आपका वोट पड़ गया। हो जाएगा सबका। तो नहीं हो सकता है, होने को क्या नहीं हो सकता है। नहीं देंगे। अगला लिखिए, भारत में संशोधन लोकसभा करती है ना सर? संसद के द्वारा। संसद के द्वारा दोनों मिलके करते हैं। लोकसभा काहे लिखोगी? संसद लिखो।
लिखो, भारत में एमपी का चुनाव कितने साल के होता है? 5 साल के लिए, वहाँ 3 साल के लिए हो। हाँ, भारत में एमपी का चुनाव 5 साल के लिए, और ऑस्ट्रेलिया में 3 साल। एमपी लिखो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 3 साल के लिए होता है। तो कुल मिलाकर के कंपैरिजन आपका क्या हो गया? फिनिश्ड। अब आईआर बंद कर दो थोड़ा देर रेस्ट। अब आईआर पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? सर इधर तान से लोग भी ब्रेक। हाँ